हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरवा। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा फोटो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था। आज के लेक्चर में हम लोग फोटो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी लॉज है या जो भी नियम है उसके बारे में बात करेंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है और थर्मल रिएक्शंस क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में समझिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन हमेशा आता है। कोई भी रिएक्शंस, जो भी हम रिएक्शन करते हैं उसमें रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ताकि वो जो रिएक्टेंट है वो एक्टिवेट होकर एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सके या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। अब जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको हम दो तरह से एनर्जी दे सकते हैं, बाय थर्मल प्रोसेस और बाय फोटोकेमिकल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस में हम बाय हीट के थ्रू उसको एनर्जी देंगे, और फोटोकेमिकल में हम क्या देंगे, बाय सनलाइट के थ्रू हम सनलाइट या जो भी लाइट्स है उसके थ्रू हम उसको एनर्जी देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को थर्मल प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है वो समझना है। हम किसी भी रिएक्टेंट को थर्मल एनर्जी कैसे देंगे? जो सब्सटेंस ताप और अभिक्रिया की प्रकृति, पदार्थ की सांद्रता और कैटलिस्ट की प्रेजेंस आदि पर निर्भर करती है। मतलब थर्मल एनर्जी किस किस पर डिपेंड करती है? किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रिएक्टेंट की नेचर कैसी है, मतलब रिएक्शन की नेचर कैसी है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उस पर डिपेंड करती है। सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। कैटलिस्ट, उस रिएक्शन में कैटलिस्ट है या नहीं है उस पर डिपेंड करती है। ऐसी रिएक्शंस जो थर्मल रिएक्शंस के, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल रिएक्शंस कहते हैं। जो किन्हें हम थर्मल रिएक्शंस कहते हैं? जो सब्सटेंस की टेम्परेचर, रिएक्टेंट की नेचर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर डिपेंड करती है, उन रिएक्शंस को हम थर्मल रिएक्शंस कहते हैं। और समस्त सामान्य जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो थर्मल रिएक्शंस में आ जाती है। इसका एग्जाम्पल है, जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। N2+3H2 किस में कन्वर्ट होंगे, 2NH3 में। तो ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? थर्मल रिएक्शन है। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन होती है, मतलब जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी, मतलब हम रिएक्टेंट को लाइट प्रदान करेंगे ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। लाइट एनर्जी जो बियर लेम्बर्ट रूल के नियम के अनुसार पदार्थ की प्रकृति और लाइट के द्वारा तय की गई दूरी और लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। लाइट एनर्जी मतलब जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो बियर लेम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग होती है। बियर लेम्बर्ट लॉ पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। और ये इस टाइप की रिएक्शन किसके पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस और लाइट के द्वारा तय की गई दूरी पर डिपेंड करती है और लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, जब हम 2HBr को या HBr के 2 मॉलिक्यूल्स को हम लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो वो किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 और Br2। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? विघटन रिएक्शन है ये। सेकेंड टाइप की रिएक्शन में जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ओजोन का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ओजोनिकल रिएक्शन। हर टाइप की रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? 6CO2 और 6H2O लाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? C6H12 और 6+6O2 में। मतलब ये रिएक्शंस किस में होती है? क्लोरोफिल के अंदर होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोर्थ टाइप की रिएक्शन में क्या होगा? ये समावयवीकरण टाइप की रिएक्शन होती है, ये आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। फिफ्थ टाइप की रिएक्शन क्या है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जब C2H2 के n मोल लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो C2H2 क्या तब क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनाएंगे। यहाँ पर C2H2 क्या है? एसिटिलीन है। तो पॉलीएसिटिलीन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जनरली डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर टेबल के रूप में समझाया गया है। अगर आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको भी ऐसे टेबल ही बनानी है।
थर्मल रिएक्शंस क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो जनरली थर्मल रिएक्शंस जो होती है उसमें मॉलिक्यूल्स की टक्कर या कोलिजन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और उससे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे। अम, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन में फोटोन के एब्जॉर्प्शन से जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो उनका एक्टिवेशन होगा। मतलब थर्मल रिएक्शंस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की टक्कर होगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है उनकी टक्कर होगी। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो लाइट से फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो थर्मल रिएक्शंस होती है उनमें जनरली जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में फोटोन की कुछ एनर्जी प्रोडक्ट की कुल ऊर्जा में जुड़ जाती है, जिससे जो रिलीज एनर्जी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब जो भी लाइट का हमने सोर्स है या जिस भी सोर्स से हम लाइट दे रहे हैं उस रिएक्शन को अगर वो हटा लेंगे तो मुक्त एनर्जी का जो भी या रिलीज एनर्जी का जो भी वैल्यू होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और सिस्टम अपनी वापस जो भी मूल अवस्था है उसमें लौट आएगा। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो भी थर्मल रिएक्शंस होती है वो सेलेक्टिव नहीं होती। मतलब थर्मल एनर्जी को पाकर सारे जो भी मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो एक्टिव हो जाएंगे। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है वो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती है। कुछ विशिष्ट फोटोन के एब्जॉर्प्शन से कुछ विशिष्ट मॉलिक्यूल ही एक्टिवेट होंगे। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोर्थ पॉइंट ये है कि थर्मल एनर्जी में अधिक संख्या में मॉलिक्यूल के उत्तेजित हो जाने से सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में कम मात्रा में मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिवेट होंगे तो उनका जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि जो थर्मल रिएक्शंस होती है उनमें रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मिश्रण के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में मुख्य रूप से उन रिएक्शंस के रेट और उनकी प्रोसेस या उनका अध्ययन किया जाता है जो फोटो रेडिएशन की उपस्थिति में संपन्न होती है या जो फोटोन के एब्जॉर्प्शन से संपन्न होती है। जनरली फोटोकेमिस्ट्री में दो रूल्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है ग्रोथस ड्रेपर लॉ और सेकंड लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो सबसे पहले ग्रोथस ड्रेपर लॉ को हम समझते हैं। ये फोटोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथस ड्रेपर लॉ हमें क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब किसी पदार्थ के साथ फोटो रेडिएशंस टकराते हैं या फोटोन टकराते हैं तो इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ भाग ही एब्जॉर्ब होता है जो किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज के लिए उत्तरदायी होता है। फोटो रेडिएशन का शेष भाग जो ट्रांसमिट हो जाता है या रिफ्लेक्ट हो जाता है उसका फोटोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी योगदान नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी सब्सटेंस पर या जब किसी रिएक्टेंट पर हम लाइट रेडिएशन डालेंगे तो जो लाइट का जो पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है वो ही इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जो पार्ट है वो रिएक्शन में कोई योगदान नहीं होता। यद्यपि फोटोकेमिकल रिएक्शंस लाइट रेडिएशन के अवशोषण से ही संपन्न होती है लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी जो भी लाइट एब्जॉर्ब की है फोटो रेडिएशन की वो केमिकल रिएक्शंस में प्रभावी हो। यदि अणुओं के लिए अभिक्रिया करने में परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो उस एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन का कुछ या संपूर्ण भाग या तो हीट में चेंज हो जाएगा या कुछ स्थितियों में एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन उसी अथवा बदली हुई इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के रूप में वापस क्या हो जाएगी, एमिट हो जाएगी। अगर किसी भी रिएक्शन में जो भी फोटो रेडिएशन एब्जॉर्ब की है अगर उससे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा या होगा ही नहीं तो ये हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि कितने परिमाण में या कितनी मात्रा में जो लाइट रेडिएशन है उनका एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माना किसी भी सब्सटेंस में जो भी लाइट एब्जॉर्प्शन मतलब प्रवेश करने वाली जो टोटल रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी कितनी, I0। इसमें से अवशोषित रेडिएशंस को हमने क्या माना, IA। मतलब IA ये पार्ट जो है वो सब्सटेंस के द्वारा एब्सॉर्ब किया गया
और ट्रांसमिटेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो कितनी आई टी। तो आई ज़ीरो इक्वल्स टू आई ए प्लस आई टी होगा। तो आई ए का मान क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल्स टू आई ज़ीरो माइनस आई टी। इसे हम इक्वेशन 9 दे लेते हैं। अब केसेस जो भी सब्सटेंस होते हैं या सॉल्यूशन के लिए जो ट्रांसमिट रेडिएशंस होती है उनकी इंटेंसिटी को बियर के नियम के अनुसार प्राप्त किया जाता है। अब बियर लो क्या था, आई टी इज इक्वल्स टू आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के सी। इसे इक्वेशन 10 दे देते हैं हम। और गैसेस और सॉल्यूशन के अतिरिक्त से समस्त पदार्थों के लिए जो भी ट्रांसमिट लाइट रेडिएशंस है उनकी इंटेंसिटी को हम किससे मापेंगे, लैम्बर्ट लो से। तो लैम्बर्ट लो क्या था, आई टी इज इक्वल्स टू आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। इसे इक्वेशन 11 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11 क्या हो जाएगी, आई टी इज इक्वल्स टू आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी सी। अब यहाँ पर आई टी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 9 में रखेंगे हम। तो आई ए इक्वल्स टू आई नोट माइनस आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी सी। तो हमें इक्वेशन 13 प्राप्त हो जाएगी, मतलब हमने आई नोट को कॉमन ले लिया। तो आई ए इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी सी। जो इक्वेशन 13 है वो एब्सॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी को क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी। लिमिटेशंस। अब जो ग्रोथर ड्रेपर लो था उसकी कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये जो रूल है वो पूरी तरह से क्वालिटेटिव है, मतलब ना तो इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सिस्टम के द्वारा कितने रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन हुआ है और कितने और एब्जॉर्प्शन से कितने मॉलिक्यूल्स क्या हो एक्टिवेट हुए हैं। सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि हम जनरली ये मानते हैं कि ये जो रूल है वो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस पर लागू होता है, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोसेस है उन पर ये लागू नहीं होता। सेकेंड लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ, या इसे हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। स्टार्क और आइंस्टीन ने एनर्जी की जो क्वांटम डेफिनेशन थी या अवधारणा थी उसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर लागू किया और एक रूल दिया जिसे हम क्वांटम एक्टिवेशन या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या स्टार्क आइंस्टीन रूल भी कहते हैं। इस रूल के अनुसार एक मॉलिक्यूल के द्वारा एब्सॉर्ब रेडिएशन का प्रत्येक क्वांटम फोटोकेमिकल रिएक्शंस के प्राइमरी प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस कई स्टेप्स में क्या होगी, संपन्न होती है। अतः इनमें इस बात का भेद करना अत्यंत आवश्यक है कि अभिक्रिया का प्रकाश अवशोषण वाला प्राइमरी प्रोसेस कौन सा है और इसके आगे के जो भी स्टेप्स है वो कौन से हैं। और ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि रिएक्शन के दौरान जो भी मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए हैं वो सभी ही केमिकल रिएक्शंस पे भाग लें। एनर्जी के एक क्वांटम या एक फोटोन का क्या मीनिंग है, एच न्यू एनर्जी, जहाँ एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ए बी कोई मॉलिक्यूल है, जब वो एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे ए बी स्टार से नोट किया गया है। अब ये तय है कि एनर्जी के जितने क्वांटा या फोटोन एब्जॉर्ब होंगे उतने ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। अतः रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक मोल के एक्टिवेशन के लिए एनर्जी कितनी एनर्जी आवश्यक होगी, E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। एन क्या है, यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर है। एनर्जी की वह मात्रा E जो पदार्थ के एक मोल के द्वारा अवशोषित होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक आइंस्टीन बोलेंगे। तो इक्वेशन 14 में एन एच और न्यू के मान रखेंगे हम, तो क्या प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ पर देखो अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ये जो भी जितने भी कांस्टेंट की वैल्यूज है वो आप लोगों को याद करनी है। अब एच जो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है। न्यू की वैल्यू C अपॉन लैम्डा बोल सकते हैं हम। तो C की वैल्यू क्या है, C लाइट
प्रकाश का वेग मतलब लाइट वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या है, वेवलेंथ है, जो भी लाइट रेडिएशन की वेवलेंथ होगी। तो E इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 11.97 अपॉन लेमडा जूल मोल इनवर्स, या हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.197 × 10⁻² अपॉन लेमडा किलो जूल मोल इनवर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेमडा की, अर्थात पदार्थ के पर मोल एब्जॉर्ब एनर्जी का मान बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के साथ क्या होगा, घटता है, क्योंकि एनर्जी की जो वैल्यू एब्जॉर्ब एनर्जी की जो वैल्यू है वो वेवलेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अतः अल्ट्रावायलेट जो भी अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ कितनी होती है 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ के लिए एनर्जी कितनी होगी, लेमडा की जगह हम 400 रख देंगे तो 2.99 × 10⁴ किलो जूल मोल इनवर्स। और रेड जो भी रेडिएशन है उसकी लिए लेमडा की वैल्यू क्या होती है 750 नैनोमीटर, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.59 × 10⁻² किलो जूल मोल इनवर्स। हाई एनर्जी वाले विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं, अफेक्टिव रेडिएशंस होती है, जबकि हाई वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी वाले जो इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशंस होती है वो केमिकल रिएक्शंस के लिए सक्रिय नहीं होती है। अब इस रूल की भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे फर्स्ट लिमिटेशन है कि एक फोटोन के उत्तेजित हुए अणु की उत्तेजित अवस्था ही की आयु इतनी कम होती है, मतलब एक फोटोन एब्जॉर्ब करके एक मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, तो उसकी जो एज है या उसका जो एक्टिवेशन का जो पीरियड है वो इतना कम होता है कि उसे दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब करने का मौका या अवसर ही नहीं मिलता। तो एक मॉलिक्यूल केवल एक ही अणु को अब्सॉर्प्शन कर पाता है। सेकंड लिमिटेशन ये थी कि इन प्रोसेस में लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि दूसरे फोटोन का एब्जॉर्प्शन करने की संभावना रहती ही नहीं है। हाँ, यदि हाई एनर्जी वाली लेजर रेडिएशंस का उपयोग किया जाए तो मल्टीफोटोनिक प्रोसेस की भी संभावना बन जाती है। अब आपके एग्जाम में इन दोनों रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेरिवेशंस, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, 1000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाले रेडिएशन की एनर्जी को किलो जूल पर मोल में आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पर मोल एनर्जी, अब आपको पिछली स्लाइड में मैंने फॉर्मूला बताया था, E इक्वल्स टू एन एच न्यू, न्यू की जगह हम C अपॉन लेमडा रख सकते हैं। अब N की वैल्यू क्या है, अवोगाड्रा कांस्टेंट है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, C क्या है, लाइट वेलोसिटी है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। अब हमें लेमडा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा लेमडा को, किस में, हमें किस पर मोल में, तो हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा लेमडा को। तो 1000 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होगा, 1000 × 10⁻10 मीटर, या इसे हम 1 × 10⁻7 मीटर भी कह सकते हैं। जब आप इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू E इक्वल्स टू एन एच न्यू फॉर्मूला में रखोगे तो आपकी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.197 × 10⁻6 किलो जूल मोल इनवर्स। आपको एनर्जी की वैल्यू किलो जूल मोल इनवर्स में निकलवाई है, तो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा।